हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल क्रैक विद चिराग। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। उस प्रिपरेशन को थोड़ा सा बूस्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ जो कि होने वाला है पॉलिटी का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो इस टॉपिक के अंदर हम प्रेसिडेंट की पावर के बारे में पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स होते हैं और जौन जौन से पेपर में आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं और जितने भी पॉपुलर आर्टिकल्स बन सकते हैं, फैक्चुअल बातें जो बन सकती हैं, उन पे हम थोड़ा सा आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज ही शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना कुछ देरी करे। सबसे पहले आप क्रैक विद चिराग को ऐसे टॉपिक्स के लिए, ऐसे टॉपिक्स आप मिस ना करें, उसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बात करेंगे बाद में, पहले हम टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक आज का होने वाला है प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की बात हम करेंगे आर्टिकल से। आर्टिकल से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? Who was the first president of India? तो आप कहेंगे सर पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी तरह मैं आपसे अगर पूछूं कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो लगातार दो बार राष्ट्रपति या दो बार प्रेसिडेंट बने थे, तो आप बोलेंगे सर वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, ये दो बार राष्ट्रपति बने थे लगातार वो भी। ठीक है, ठीक है, आप बात समझ रहे हैं। दूसरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा, अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप बोलेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं आपसे पूछूं सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, तो आप बोलेंगे सर वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और एक्चुअल में सर्वपल्ली राधाकृष्णन के रिलेटेड एक फैक्ट है कि ये दो बार वाइस प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद देन जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दो बार राष्ट्रपति बन चुके थे, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने थे। एक थर्ड पॉइंट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे, फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट कौन थे, तो आपका जवाब होगा ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। इनके बारे में भी एक फैक्ट बात है कि ये ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का यूज किया था। एक पोस्टल बिल था जिनके ऊपर इन्होंने पॉकेट वीटो पावर का यूज किया था। देन उसके बाद अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, मुस्लिम प्रेसिडेंट, तो आप बोलोगे सर ये थे जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, ये आपके पहले मुस्लिम तो थे ही। इन सब इनसे जुड़ा एक फैक्ट ये है कि ये बहुत ही छोटे पीरियड के लिए राष्ट्रपति बने थे और ऑफिस टर्म में रहते हुए इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो एकदम शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए राष्ट्रपति चुने गए, शॉर्टेस्ट पीरियड इन्होंने सर्व करा है और ऑफिस टर्म पे ही इनकी आप बोल सकते हैं मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बात समझ आ रही है। इनको भारत रत्न भी दिया गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इनसे थोड़ी सी जुड़े हुए ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं जाकिर हुसैन जी से। ठीक है, देन उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले दलित दलित प्रेसिडेंट कौन थे, वो वाज अ दलित प्रेसिडेंट, फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आप बोलेंगे वो थे के नारायण, के नारायण। ठीक है, अच्छा अगर मैं पूछ लूं आपसे यंगेस्ट यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पे, है ना, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आप बोलेंगे वो थे नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्चुअल बातें हैं जो हमें प्रेसिडेंट के बारे में ध्यान रखनी ही रखनी है। ठीक है ना, कि पहले जो राष्ट्रपति थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, दो बार लगातार लगातार बनने वाले राष्ट्रपति भी राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरी बार जो राष्ट्रपति बने वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो दो बार वाइस प्रेसिडेंट रह चुके थे। सिख जो, अगर आप बोले सिख प्रेसिडेंट कौन था पहले, तो आप बोलेंगे ज्ञानी जैल सिंह। मुस्लिम प्रेसिडेंट की बात करें तो जाकिर हुसैन, जिनकी ऑफिस टर्म पे रहते मृत्यु हो गई थी, एंड ये शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए राष्ट्रपति बने थे। प्लस इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है। ठीक है ना, भारत रत्न भी इन्हें मिला है भाई, भारत रत्न भी इनको मिला है। सेम अगर मैं पूछूं दलित प्रेसिडेंट कौन थे पहले, तो आप बोलेंगे के आर नारायण, है ना, के नारायण जो थे वो दलित प्रेसिडेंट थे। और यंगेस्ट प्रेसिडेंट की अगर बात करी जाती है तो यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रेसिडेंट विद आर्टिकल, सब है ना, आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा है। तो मैं बात कर रहा हूं पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे पार्ट फिफ्थ की,
जो कि यूनियन के बारे में बताता है। और यहाँ पे यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथों में होगी, यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर का हेड कौन होगा, वो सब बताया जाएगा। और वो सब के सब कौन होंगे, वो प्रेसिडेंट ही होगा। पार्ट 5 में प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। और ये आर्टिकल स्टार्ट होता है हमारा 52 से। कौन सा आर्टिकल स्टार्ट होता है, 52 से। 52 आर्टिकल बताता है कि देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो वो स्थान जो वो प्रेसिडेंट का स्थान होगा, सीट होगी, रिक्त नहीं होगी, है ना, वहां पे एक राष्ट्रपति भारत का चुना जाएगा, एक राष्ट्र का नेता चुना जाएगा, जिसको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। ये पहली पोस्ट होती है भारत के अंदर, राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 53 कहता है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ही इज द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। सारी की सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगी वो किसके हाथों में होंगी, प्रेसिडेंट के हाथों में होंगी। जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस प्रधानमंत्री इंक्लूडेड, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी कार्य करेंगे वो सारी मंजूरी कौन देगा, प्रेसिडेंट ही देगा। उसकी बिना मंजूरी कोई कुछ नहीं कर सकता। सारी की सारी जो यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर है, और यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो हेड है वो राष्ट्रपति ही होगा। ठीक है। आर्टिकल 54 आप याद भी कर सकते हो कि 4 से 54 और 4 से ही चुनाव, है ना, ऐसा आप आराम से याद कर सकते हो। ठीक है ना, ऐसे याद रहेगा कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इलेक्शन से तो सीधा आता है याद क्या, वोट, है ना, वोट करना। अब मैं आपसे पूछूं कौन कौन वोट कर सकता है राष्ट्रपति के इलेक्शन या राष्ट्रपति के चुनाव में। मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूँ कि सिलेक्टेड मेंबर्स या फिर इलेक्टेड मेंबर्स। तो आप हरदम याद रखेंगे कि इलेक्टेड मेंबर्स, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स। जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो ही सिर्फ वोट कर सकते हैं। ठीक है ना, वही वोट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। जो भी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब पार्लियामेंट के हों, चाहे वो पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा दोनों आ जाती है, और इलेक्टेड मेंबर हो वो किसके, विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के। ठीक है। तो इन दोनों असेंबलीज या फिर दोनों मतलब पार्लियामेंट और दोनों असेंबलीज के जो इलेक्टेड मेंबर होंगे, इंपॉर्टेंट इलेक्टेड मेंबर है, इलेक्टेड जो मेंबर्स होंगे वो इलेक्शन में क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 55 कहता है कि इलेक्शन तो हो गया, अब इलेक्शन का कोई मेथड होना चाहिए, है ना। तो मेथड अगला ही देखो, अगला ही आर्टिकल बता रहा है कि मेथड क्या है फिर इलेक्शन का। इस मेथड को पहली बात तो कहा जाता है सिंगल ट्रांसफेरेबल ट्रांसफेरेबल वोटिंग। मतलब यहाँ प्रेफरेंस दिया जाता है एक तरह से, है ना, प्रेफरेंस देके हम यहाँ पे किसी को वोट करते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते, हम उसे प्रेफरेंस दे सकते हैं कि ये मेरे लिए फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे। ठीक है ना, हम किसी को ऐसे स्किप नहीं कर सकते या फिर हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। प्लस ऐसे इस वाले मेथड को, जो मेथड ऑफ इलेक्शन है, जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग वाला मेथड है, इसको हमने आयरलैंड के, है ना, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। मतलब हमने इसे आयरलैंड से बोरो करा है, ध्यान रखना, आयरलैंड से हमने इसे बोरो करा है, मेथड ऑफ इलेक्शन। ओके, मैंने ये सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बताया था अपनी पहली ही पॉलिटी की वीडियो में। ठीक है, चलिए बात करते हैं आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 क्या बताता है, इट सेज टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब आपको ये पता है कि कार्यकाल कितने साल तक राष्ट्रपति अपने पद पे रह सकता है। आप बोलेंगे सर 5 साल तक ही सिर्फ राष्ट्रपति अपने पद पे रह सकता है, सिर्फ 5 साल तक। ठीक है ना, आज बना है तो आज से 5 साल तक राष्ट्रपति अपने पद पे रहेगा। आर्टिकल 57 अगला ही आर्टिकल ये बताता है कि अगर चलो 5 साल तक रह सकता है, पर कि 5 साल बाद क्या वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। तो अगला आर्टिकल ही उसको डिफाइन कर रहा है एक तरह से कि जी, री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। और हमारे भारत में तो ऐसा प्रावधान है कि कितनी बार भी एक इंसान राष्ट्रपति बन सकता है। तो कोई प्रावधान है ही नहीं इसका, है ना, कोई प्रावधान नहीं है, ध्यान रखेंगे, कोई प्रावधान नहीं है। जैसे यूएसए में एक व्यक्ति सिर्फ 3 बार राष्ट्रपति बन सकता है, सेम इंसान, सेम पर्सन। बट यहाँ पर सेम पर्सन सिर्फ एक ही बार, यहाँ पे जो है इंडिया के अंदर, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, कितनी बार भी बन सकता है। ठीक है, कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति का पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद का पुनः निर्वाचित होने का वो पात्र बन जाता है, चाहे वो कितनी बार भी बन चुका क्यों ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 58 हमें बताता है कि देखो पीछे में क्या बताया कि आप 5 साल तक रहोगे, आपका मेथड इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी। उसके बाद ये बताया कि भाई 5 साल तक रहोगे, फिर री इलेक्शन आप फिर से खड़े हो सकते हो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। बट उसके बाद सवाल ये आता है कि कौन हो सकता है खड़ा। कोई सर क्वालिफिकेशन होगी, योग्यताएं होगी। तो सबसे पहली तो एक ही योग्यता है भैया, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मतलब इंडियन होना चाहिए। ठीक है,
ओके। दूसरी है कि उसकी एज मिनिमम मिनिमम 35 या तो उससे ज्यादा कोई प्रावधान ही नहीं है कि कितने का भी हो, 80 90 कितने साल का भी हो, ठीक है ना। बट मिनिमम एज का प्रावधान है वो है 35 ईयर्स, ठीक है। ये मिनिमम एज मैं बता रहा हूँ, ये मिनिमम है, ध्यान रखना, ये मिनिमम एज मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब दिवालिया, ठीक है ना। इंसॉल्वेंट या उसमें कोई कर्जा वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसका कोई कोई भी प्रॉफिट ऑफिस टर्म पे नहीं होना चाहिए, वो कहीं से उसका प्रॉफिट नहीं आया होना चाहिए, ठीक है ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कोई प्रॉफिट वगैरह के पद पे नहीं, लाभ, देखो लाभ पद पे वो नहीं बैठा होना चाहिए, ये कहना चाहता हूं मैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए ना, लोकसभा का मेंबर बनने के योग्य होना चाहिए, बनने के योग्य होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। ही शुड एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा, बस ये देखो योग्य होना, एलिजिबल होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि वो एलिजिबल होना चाहिए, है ना। ये नहीं कह रहा कि लोकसभा का अध्यक्ष होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ एलिजिबल होना चाहिए, लोकसभा का और राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए उस टाइम पे वो, ठीक है ना। बस एलिजिबल होना चाहिए, क्राइटेरिया पूरा करना चाहिए, केवल एक सीट लॉक कर सकता है वो, इतनी योग्यता उसमें है, ठीक है। बात करते हैं आर्टिकल 60 की। आर्टिकल 60 हमें बताता है ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, और ये दिलाता कौन है, किसके सामने वो शपथ लेता है, तो आप कहेंगे सर सीजेआई ऑफ इंडिया। अरे मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो ये उसको शपथ दिलाता है। अब आर्टिकल 61 बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पेपर में बहुत बार पूछा भी गया है, और ये कहलाता है द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट का प्रोसेस मतलब अगर कभी राष्ट्रपति को हटाना हो तो उसके लिए भी प्रावधान है। अच्छा ये तो हटाने वाली बात होगी, पर अगर मैं आपसे इससे मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस पूछूं मैं कि क्या प्रेसिडेंट रिजाइन कर सकता है क्या, बताओ, क्या प्रेसिडेंट रिजाइन कर सकता है? और अगर रिजाइन कर सकता है तो उसका रेजिग्नेशन जो लेटर है वो कौन एक्सेप्ट करेगा, वो किसको रेजिग्नेशन लेटर देके जाएगा? तो आप बोलेंगे जी सर वो रिजाइन कर सकता है, ही कैन रिजाइन, एंड रेजिग्नेशन लेटर वो किसको देगा, वो देगा वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। और जब तक दूसरा राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए, दूसरा राष्ट्रपति ना आ जाए, तब तक उसका पद, राष्ट्रपति का पद वाइस प्रेसिडेंट ही संभालेगा अंडर आर्टिकल 62। ये मैं वाइस प्रेसिडेंट में बताऊंगा, ठीक है, समझे। अब महाभियोग इम्पीचमेंट क्या प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही अगर, और देखो एक बात और है कि इसको कब हटाना है, सिर्फ सिर्फ आप कब चला सकते हो उस पर महाभियोग, जब वो संविधान का उल्लंघन कर रहा हो, जब वो वायलेशन कर रहा हो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का, किसी आर्टिकल का, किसी एक्ट का, है ना, किसी भी संविधान का अगर उल्लंघन वो कर रहा है, तभी आप महाभियोग की प्रक्रिया चला सकते हो। अब महाभियोग की प्रक्रिया या तो लोकसभा से स्टार्ट हो जाएगी या तो राज्यसभा, है ना, ईदर ऑफ एनी हाउस, मतलब किसी भी हाउस से वो स्टार्ट हो सकती है। ये कंपलसरी नहीं है कि किसी भी एक मतलब लोकसभा से स्टार्ट करनी है, किसी भी हाउस से वो स्टार्ट हो सकती है प्रक्रिया। भारतीय संविधान में संविधान का उल्लंघन अर्थ को परिभाषित नहीं किया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के, दिखा ना, किसी भी सदन में से शुरू की जा सकती है भाई, ठीक है। अब देखो राष्ट्रपति को जब ये सब हो जाता है, मान लो दोनों हाउसेस से आपको अग्रीमेंट मिल गया, मतलब अग्री अग्री हो गए दोनों और अप्रूवल दे दिया, बिल पास हो गया दोनों हाउसेस मतलब पार्लियामेंट से पास हो गया, तब 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, 14 दिन का नोटिस दिया जाता है राष्ट्रपति को कि आपके पास भैया 14 डेज हैं, आप गिल्टी हो या नहीं उस पर थोड़ी चर्चा कर लीजिए। तो वो बुलाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, समझ रहे हो, हु इज द फर्स्ट एडवोकेट ऑफ इंडिया, मतलब जो गवर्नमेंट के केसेस लड़ रहा है, जो गवर्नमेंट का एक्चुअल में एडवोकेट है ना, वो उसको बुलाता है, फिर अटॉर्नी जनरल को बुलाता है फिर वो, कि सर जी देखिए ये क्या चल रहा है हमारे साथ, ये क्या कर रहे हैं, मैंने तो कोई घोटाला नहीं करा, मैंने तो कोई उल्लंघन नहीं करा, है ना, जरा बचाइए हमको, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट में आप देख सकते हो कि प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को अधिकृत वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार भी है, इसलिए 14 दिन का नोटिस दिया गया उसको, ठीक है। अपना बचाव करने के लिए वो क्या करता है, भारत के किसी वकील को या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को बुला लेता है, बचाइए जी हमें,
ठीक है। अटॉर्नी जनरल के बारे में आप पाएंगे आर्टिकल 76। किस आर्टिकल में आपको मिलेगा? ये आर्टिकल 76 में मिलेगा, ध्यान रखना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसकी अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति ही करता है, देखो समझ रहे हो, मतलब अटॉर्नी जनरल की अगर अपॉइंटमेंट नियुक्त उसे करना है, उसके अपॉइंटमेंट लेटर को पास करना है तो वो प्रेसिडेंट ही करेगा, ठीक है। और हटा भी प्रेसिडेंट ही सकता है अटॉर्नी जनरल को जब मन करे, ठीक है। तो ये दो बातें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक पावर भी है अपॉइंट करने की, है ना। तो राष्ट्रपति की इतनी पावर है कि वो 12 बंदे नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर। और वो राज्यसभा के अंदर जो 12 बंदे सेलेक्ट कर रहा है, एक्चुअल में ये इलेक्टेड नहीं है, ध्यान रखना, सेलेक्ट कर रहा है ये, ठीक है ना, सेलेक्ट हो रहे हैं ये, नॉमिनेट कर रहा है बस ये, ठीक है भैया, राज्यसभा की सीट दे रहे हैं हम आपको, है ना। जैसे कुछ कुछ होते हैं पॉपुलर लोग होते हैं, है ना, उनको सीट्स मिल जाती है ना। अब वो होते कहाँ कहाँ से, या तो लिटरेचर साहित्य से होते हैं, ठीक है, साहित्य से, या तो विज्ञान, विज्ञान से होते हैं, या तो कला, अब कला में सब आ गया, स्पोर्ट्स, एक्टर, एक्टिंग सब आ गया, ठीक है ना, कला में वो सब ही आ गया। एंड या तो वो सोशल वर्कर होते हैं, ठीक है ना, या तो वो सोशल वर्कर होते हैं, एक्चुअल में सोशल सर्विस कर रहे होते हैं वेलफेयर के लिए, ठीक है ना। तो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में अगर उनको विशेष भैया कुछ है, अनुभव है, ज्ञानी है, थोड़ा सा उन्होंने कुछ ज्यादा ही अच्छा काम कर लिया है, तो राष्ट्रपति की नजर में वो थोड़े से अगर अच्छे हुए हैं, तो ऐसे वो 12 सदस्य चुन सकता है, सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब ऐसी वो 2 सदस्य अलग से लोकसभा में सेलेक्ट कर सकता है, आपको पता है, नॉमिनेटेड 2 मेंबर्स टू द लोकसभा। अब वो लोग पहले होते थे, पहले ना वो एंग्लो इंडियन होते थे, मतलब अंग्रेज टाइप, ब्रिटिश ब्रिटिश है ना, या फिर अंग्रेज या बाहर के जो इंडिया के नहीं है, उनको हम एंग्लो इंडियन कहते हैं, ठीक है, जो इंडिया के नहीं है, अंग्रेज हुआ करते थे मतलब, है ना। पर हमने क्या करा, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 के तहत हमने इसको बंद कर दिया। अब प्रावधान देखो, एक प्रस्तावना ये लाई गई है, मतलब अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, बस हमने ये कहा कि वो एंग्लो इंडियन नहीं होंगे वो 2 बंदे अब, पर प्रस्तावना ये लाई गई है कि वो दलितों में से चुने जाएंगे, पिछड़े वर्गों माइनॉरिटीज में से चुने जाएंगे, ठीक है। बट ये प्रस्तावना है अभी, ठीक है ना, अभी ये अप्रूव नहीं हुआ है, देखते हैं कब तक अप्रूव होता है, ठीक है। बट अभी आप ये मान के चलेंगे कि 2 मेंबर जो चूज करता था वो लोकसभा के लिए, वो एंग्लो इंडियन तो नहीं होंगे भैया, ठीक है ना। ये 104 अमेंडमेंट संशोधन से पता चला है 2019 के, ठीक है। अब थोड़ी पावर्स की अगर हम बात कर ले प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट के पास तो भैया फांसी तक रुकाने तक की पावर है, आपको पता है। तो आर्टिकल 72 हमें बताता है उसकी पार्डनिंग पावर, मतलब क्षमादान के बारे में, ठीक है ना, उसकी क्षमादान मतलब उसकी पार्डनिंग पावर के बारे में हमें बताता है कि ही कैन ग्रांट पार्डन, ठीक है। या क्या कर सकता है ये, 20 साल की सजा को भैया 10 साल कर दिया। कभी कभी आप देखते हो 15 अगस्त या 26 जनवरी के मौकों पे, या फिर अच्छे कुछ मौकों पे वो फांसी रुकवा देता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा वो क्या करता है, किसी हार्श पनिशमेंट को, है ना, आप बोल सकते हैं हार्श पनिशमेंट को वो सॉफ्ट में कन्वर्ट कर सकता है, मतलब 20 की 10 कर दी भाई, 10 की 5 साल कर दी, या फिर 1-2 साल किसी की 5 साल बची उसको बोला रिहा कर देते हैं यार, 1-2 महीने को रिहा कर दो, ठीक है ना, क्योंकि यार देखो वो भी इंसान है ना, वो भी इंसान है, और उनका वो भी बदलते हैं, इंसान ही तो बदलता है, ठीक है ना। चलिए, तो आर्टिकल 72 में बताता है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब सवाल आता है आर्टिकल 108, ये एक अलग पावर है भाई प्रेसिडेंट की, क्या, कि वो जॉइंट सिटिंग बुला सकता है प्रेसिडेंट कभी भी। अब जॉइंट सिटिंग से क्या मतलब है, जॉइंट असेंबली से क्या मतलब है, जॉइंट असेंबली का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बुला सकता है। कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा बिल पास करना होता है जिसके लिए टाइम ज्यादा नहीं होता, कि भाई पहले लोकसभा में पास करा रहे हैं बिल, फिर राज्यसभा में करा रहे हैं, फिर मेरे पास आ रहे हैं, नहीं, तो एक साथ दोनों को लाओ, अभी बात होगी। और इस जॉइंट असेंबली, जो जॉइंट सेशन आप ले रहे हो, ये जो जॉइंट सेशन होगा, इस जॉइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, इसका अध्यक्ष कौन होगा, तो उस टाइम पे इसकी अध्यक्षता स्पीकर करेगा। कौन करेगा इसकी अध्यक्षता, स्पीकर करेगा, ठीक है ना, स्पीकर करेगा। और स्पीकर लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ध्यान रखना, ठीक है, स्पीकर लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ध्यान रखना। बात करते हैं आर्टिकल 111 की। आर्टिकल 111 में बताया जाता है कि भैया किसी भी बिल को, किसी भी, मान लो ये बिल है, समझो पहले ये बिल है, ये लोकसभा राज्यसभा से बिल पास होकर आया, ये बिल है, अभी भी बिल ही है, ये प्रेसिडेंट के पास आया, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास आया, और प्रेसिडेंट ने क्या करा, इस पे साइन कर दिया।
तो जैसे ही इस पे प्रेसिडेंट ने साइन करा, अब ये बिल बिल नहीं रहा, ये एक्ट बन गया। तो अब सबको मानना पड़ेगा, अब ये एक्ट बन गया, ये लॉ बन गया है। अब ध्यान रखना, ये लॉ बन गया है अब ये, ठीक है ना। ये क्या बन गया है, ये लॉ बन गया है, ठीक है। ओके, ये लॉ बन गया है। ओके, ठीक है। तो किसी भी विधेयक को, मतलब किसी भी बिल को साइन करके राष्ट्रपति उसे एक्ट बना सकता है। तो ये आर्टिकल 111 कहता है, ठीक है। पर कभी कभी क्या होता है, आपको पता है, चार हॉलीडेज होते हैं भैया पार्लियामेंट के भी, समर, विंटर, ऑटम, है ना। और एक और होता है आपका मानसून, ठीक है। तो ये चार जो चल रहे हैं इनके सेशन ब्रेक्स, है ना, जो चार ब्रेक्स चल रहे हैं सेशन के, उसमें ना तो राज्यसभा है ना तो लोकसभा है, तो उनकी मंजूरी तो मिल नहीं सकती। क्या करें? तो अंडर आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, मेकिंग पावर है एक तरह से, किसकी? मेकिंग ऑफ एन ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस बनाने की पावर होती है। ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश। अध्यादेश, अध्यादेश समझ रहे हो, मतलब आदेश का आधा, समझ रहे हो, है ना, थोड़ा सा सेंस लगाओ। ऑर्डिनेंस, है ना, इसके पास ये पावर होती है। बट इस ऑर्डिनेंस की जो वैलिडिटी है वो 6 वीक्स होती है, 6 वीक्स। अगर चाहता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट चाहता है कि ये एक्सटेंड करना है मेरे को, या फिर बढ़ाना है इसकी, है ना, इसका टाइम पीरियड बढ़ाना है मेरे को, टेन्योर बढ़ाना है, कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये अभी जारी रहना चाहिए इंडिया के अंदर, या फिर किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो उसको इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मंजूर, मतलब दोनों से अप्रूव कराना पड़ेगा, दोनों से मंजूरी लेनी पड़ेगी। और आपको तो पता ही है कि कभी भी 6 महीने का गैप होता ही नहीं, एक सेशन और दूसरे सेशन में पार्लियामेंट के कभी भी 6 महीने गैप हो ही नहीं सकता। तो इसलिए उस मंजूरी के लिए 6 महीने का टाइम दिया गया है, कि 6 महीने के अंदर अंदर आप सेशन भैया ऑर्गेनाइज करेंगे, देन उसके बाद आप उन्हें अप्रूव कराएंगे, अगर आप चाहते हो कि वो ऑर्डिनेंस एक्ट बन जाए, वो ऑर्डिनेंस एक्ट बन जाए। देखो, ऑर्डिनेंस और एक्ट में फर्क है थोड़ा सा। एक्ट अगर एक बार बन गया तो भैया फिर तो वो वैलिड है, जब तक राष्ट्रपति न चाहे। पर ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी होती है 6 वीक्स ओनली। और ऑर्डिनेंस कब बनता है? इन एब्सेंस ऑफ द पार्लियामेंट, एब्सेंस ऑफ द हाउसेस, जब दोनों हाउसेस नहीं होते, अवकाश पे होते हैं। देखो लिखा, अवकाश के दौरान बनता है ये, संसद के अवकाश के दौरान। और ये आर्टिकल है 123। ओके, अब हम बात करते हैं इमरजेंसी की पावर्स प्रेसिडेंट की। उससे पहले एक आर्टिकल पढ़ना और जरूरी है। यहीं मैं लिख देता हूं, आर्टिकल आर्टिकल 143, ठीक है, आर्टिकल 143। ये आर्टिकल हमारे पास नहीं है शायद, ठीक है, कोई नहीं। आर्टिकल 143 देखते हैं एक बार। 143 क्या कहता है कि राष्ट्रपति मिलिट्री हेड होता है एक्चुअल में। क्या होता है? एक्चुअल में मिलिट्री हेड होता है। मतलब आपकी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, अगर कोई कुछ भी इन्हें करना है, कोई भी एक्शन लेना है, तो प्रेसिडेंट की मंजूरी के बिना नहीं ले सकते। प्रेसिडेंट से मंजूरी लेनी ही पड़ेगी, है ना। कि सर बताइए, अगर हमें उरी सर्जिकल अटैक भी करना था, तो आर्मी ने भी उस टाइम पर प्रेसिडेंट से मंजूरी ली थी। दूसरी बात, इन 143 आर्टिकल, प्रेसिडेंट अगर किसी बिल पे अटक गया है, वो उसे कोई बिल समझ नहीं आ रहा है, या फिर उसे कुछ समझ नहीं आ रही कोई सिचुएशन, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह ले सकता है। ठीक है, ठीक है ना, सलाह ले सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट पे आप याद रखिए, दोनों पॉइंट याद रखेंगे। अब मिलिट्री हेड का मतलब है वो तीनों फोर्सेस का, मतलब आर्मी का, है ना, एयर फोर्स का एंड नेवी का, तीनों का हेड है एक्चुअल में। मतलब नाम का, देखो बोल सकते हैं कि नाम का हेड है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है भाई हेड है तो हेड है ना, मतलब उसकी, देखो उसकी मंजूरी से बिना तो कुछ नहीं होगा ना। कोई सर्जिकल अटैक नहीं कर सकता, कोई एक्शन नहीं ले सकती आर्मी भी, ठीक है। बॉर्डर पे कुछ एक्शन नहीं ले सकती आर्मी, ठीक है। तो इसलिए इसलिए इसको मिलिट्री हेड कहा गया है। तो मिलिट्री हेड कौन होता है? कि तीनों फोर्सेस का। तो आप बोलेंगे अंडर आर्टिकल 143, है ना, इट सेज कि प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट इज द मिलिट्री हेड ऑफ तीनों फोर्सेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो इमरजेंसी की पावर्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी 3 तरह की होती हैं, आपको पहले ही मैं बता दूं, ठीक है। तो पहली तो है आपकी नेशनल इमरजेंसी। इस नेशनल इमरजेंसी जो है, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल क्या बोलते हैं इसको, ये आपके राष्ट्रीय आपातकाल,
जब पूरे राष्ट्र में लगाना हो, पूरे इंडिया की अगर हम बात कर रहे हो, पूरे राष्ट्र में जब इमरजेंसी लगानी हो। अब 300 मतलब तो 4-4 का गैप है देखो ना, तो राहत करने का ज्यादा मुझे लगता नहीं इतना दिक्कत होने वाली है। अगला है प्रेसिडेंशियल रूल, है ना, प्रेसिडेंट्स रूल। अब इसका मतलब क्या है, इसको आप स्टेट इमरजेंसी एक तरह से आप बोल सकते हो, है ना। आप याद करने के लिए इसे स्टेट इमरजेंसी बोल सकते हो, क्योंकि ये भैया किसी एक स्टेट या किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे लगी जाती है ना, ये स्टेट्स पे लगाई जाती है, और वो जो स्टेट है उस टाइम पर प्रेसिडेंट के अधीन हो जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के अंडर आ जाता है। जैसे अभी मैं आपको एक अगर एग्जांपल दूं बढ़िया सा, तो मोदी जी गए थे भैया पिछले साल, पता नहीं शायद 1-1.5 साल हो गया इस बात को, पंजाब गए थे, और पंजाब में उनकी सिक्योरिटी में थोड़ी सी कमी आ गई थी, जिसकी वजह से अगले दिन ही पंजाब के सीएम ने इस्तीफा दे दिया। अब जब सीएम ही चला गया, तो अब उस पूरे एरिया को, उस स्टेट को संभालेगा और मैनेज कौन करेगा, उसके डिसीजंस कौन लेगा। तो उस टाइम पे उस केस में, है ना, तो इस काइंड ऑफ केस में जो पूरी की पूरी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है, वो प्रेसिडेंट के हाथों में चली जाती है, और प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है भैया उसी स्टेट या उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ठीक है। अब प्रेसिडेंट से ही सारी बातें की जाएंगी कि भैया अगर पंजाब में कोई बिल निकालना है, एक्ट बनाना है, तो क्या करें, और कब तक करा जाएगा, जब तक दूसरा सीएम ना आ जाए, दूसरे सीएम का चुनाव ना हो जाए तब तक, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की, और आज तक ये देखो, थैंक गॉड कि आज तक तो लगी नहीं है इंडिया में, और आगे भी नहीं लगेगी, ठीक है ना, क्योंकि लगता नहीं कि हम इतना फाइनेंशियली वीक है इंडिया, हमारी जीडीपी बहुत बढ़िया चल रही है हमारी तो, है ना। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी की हम बात करें तो वो आती है आर्टिकल 360 के अंदर, है ना। इसको कहते हैं आपका, है ना, वित्तीय आपातकाल, क्या कहते हैं इसे, वित्तीय आपातकाल, ठीक है। आज तक तो नहीं लगी है जी ये, ठीक है। हाँ, पर आपको याद रखना है कि नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है, 3 बार लगी है, 2 बार युद्ध के टाइम और 1 बार तो इंटरनल डिस्टर्बेंस था बस, इसलिए, ठीक है ना। ठीक है ना, देखो जैसे कि आप देख सकते हो, पहले तो 1962 चाइना वॉर के टाइम लगी थी, 1971 पाकिस्तान वॉर के टाइम लगी थी, तो दो तो वॉर हो गए, एक चाइना वॉर हो गया और एक भैया पाकिस्तान वॉर हो गया, 2 बैटल्स हुए हो गए भैया, 2 युद्ध, ठीक है। एक 1975 में इंदिरा गांधी वाला फेज चल रहा है, इंटरनल डिस्टर्बेंस के बस कारण लगी थी, जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी, ठीक है ना। तो ये इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ था बस, और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना, मैनेज नहीं कर पा रही थी सरकार चीजें, इसलिए भैया नेशनल इमरजेंसी लगी थी। पर 2 बार आप देखोगे, 2 बार आप देखोगे कि 2 बार तो सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही लगी है, ठीक है। और अभी तक देखो, देखा जाए तो अप्रोक्स 49 साल हो गए, अभी तक कोई इमरजेंसी लगी नहीं है, नेशनल इमरजेंसी अभी तक ने नहीं लगाई, ठीक है ना। तो अच्छा है ना, ये तो अच्छा है भैया भारत के लिए। बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट पावर्स की। प्रेसिडेंट क्या बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स पावर होती है, मतलब वो किस किस को अपॉइंट करता है ना, किस किस का अपॉइंटमेंट करता है। तो पहले वो वाइस प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट करता है ना। तो आप लिख सकते हो, अगर यहाँ नहीं लिखा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जी वाइस प्रेसिडेंट का, है ना। इसमें इंपॉर्टेंट देखो क्या क्या है, सीजेआई इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना सीजेआई इंपॉर्टेंट है, और अदर जजेस, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट की एक जूरी होती है पूरी, 33+1 अभी चल रही है, 33 जूरी में जजेस हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उन सभी की जो अपॉइंटमेंट है वो करता है हमारा प्रेसिडेंट, ठीक है। और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उसकी भी, ठीक है। सेम एज आपको मैं बता दूं, जो दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी, सिर्फ यही दो एक्सेप्ट केसेस हैं, बाकी सब स्टेट्स के सीएम की अपॉइंटमेंट उसका गवर्नर करता है उस स्टेट का, ठीक है। बट ये दिल्ली और पुडुचेरी के जो सीएम होते हैं, इन दोनों के सीएम की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, ठीक है ना। एक्चुअल में क्योंकि इन्हें लेफ्टिनेंट कहते हैं उस टाइम पे मिनिस्टर्स को, ठीक है ना, इसलिए, ठीक है। लिखा देखो, लिखा भी है द चीफ मिनिस्टर ऑफ नेशनल एनसीआर, ठीक है ना। अब आर्टिकल लिखा भी है, 239A(5) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। एक होता है CAG, है ना, ये आता है आपका आर्टिकल 148 की बात हो रही है ना। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखो देसी भाषा में अगर मैं बताऊं एकदम सिंपल में, तो आप बोल सकते हो ये CA होता है, ऑडिटर होता है एक तरह से, ये चार्टेड अकाउंटेंट होता है एक तरह से, ये किसका किसका होता है, गवर्नमेंट का भाई, गवर्नमेंट का CA टाइप होता है ये, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग जिसे बोलते हो, कैग बोलते हो आप इसे, ठीक है, कैग, ठीक है। 148 आर्टिकल। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर है, और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स है ना, उनकी सारी अपॉइंटमेंट कौन करता है भैया, प्रेसिडेंट करता है। द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी यूपीएससी का कमिश्नर हो गया, या उसके जो अदर मेंबर्स हैं जूरी में,
उन सब की जो उन सब की छोड़ो छोड़ो, जो आपके आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईएफएस हैं, इन सब की भी जितने भी सिविल सर्विसेज ग्रुप ए वाले जितने भी ग्रुप ए की भैया यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो उनकी जो अपॉइंटमेंट जो करेगा वो सीधा देखो प्रेसिडेंट करेगा, है ना, कितनी अच्छी बात है। ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मैंने बता दिया था 76 आर्टिकल, ये वही है एडवोकेट, इंडिया का पहला एडवोकेट है ये, जिसको 14 दिन का नोटिस आता है प्रेसिडेंट को, तो ये उसकी हेल्प करने आता है ना, उसको असिस्ट करने आता है। ठीक है, एक्चुअल में आप बोल सकते हो वकील बनकर आता है उसके लिए। एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स टू अदर कंट्रीज ओनली थ्रू द लिस्ट नेम्स गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब दूसरी बात यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे लिख लो, या फिर यहाँ पे लिख लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, 74 आर्टिकल। ठीक है, एंड आपका प्राइम मिनिस्टर, पीएम, इन सब की भी कौन करेगा भैया अपॉइंटमेंट? इनकी तो भैया देखो प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर, ध्यान रखना ये बात मैं क्या बोल रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट करता है। ठीक है ना, कि कौन सड़क सड़क परिवहन मंत्री बनेगा, कौन पर्यटक मंत्री बनेगा, कौन कम्युनिकेशन मिनिस्टर बनेगा, कौन रेलवे मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, तो ये प्राइम मिनिस्टर, पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करेगा, और वही राष्ट्रपति इस प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट करता है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की भी करता है, ठीक है, स्पीकर की भी करता है ना, इलेक्शन कमीशन भी करता है। तो ये जो पॉइंट लिखे हैं मैंने, कुछ पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि यहाँ से पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट तो बहुत मेंबर्स ही करता है, ये बहुत लोगों की करता है, पर जो इंपॉर्टेंट है या फिर जो पेपर में सवाल आ रखे हैं उन्हीं को इधर शो करा गया है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं भैया सवालों पे, देखते हैं कितना हम समझे हैं और कितना नहीं। जैसे जैसे पहला सवाल है आपका, है ना, पहला सवाल क्या कहता है देखते हैं, जो कि CHSL में आया है 2022 के। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव स्टार्ट ही 52 से था, है ना, तो 38, 80 और 112 तो आ नहीं सकता, तो आर्टिकल बी, तो 52 से लेके कहां तक है, 78 तक, याद रखना। ठीक है, 78 तक। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के, अच्छा ये तो अगला ही, यही भाई सेम है, हिंदी में लिखा है। ओके, SSC CGL 2022, द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन द वोट, है ना, बताओ भाई, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो किसके हाथों में होती हैं? हाँ, बताओ भाई, प्राइम मिनिस्टर के हाथों में होगी क्या? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथों में होगी क्या? या फिर ये मिनिस्टर्स, काउंसिल मिनिस्टर्स के हाथों में होगी? नहीं भैया नहीं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के हाथों में होगी, है ना। अंडर आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल ये बताता हमें 53, आर्टिकल भी ध्यान रखो, सारे सारे आर्टिकल ध्यान रखो, ध्यान रखना। भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ, है ना, लिखा है देखो, है ना, मिलिट्री हेड आप जिसे बोलते हो, जो मैंने बताया था मिलिट्री हेड। ठीक है, जिसको आप लिख सकते हो, देखो लिखा है कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस पर मार्च पोस्ट के दौरान सशस्त्र बलों की विभिन्न रेजिमेंटों की सलामी कौन लेता है, मतलब कौन रिसीव करता है सैल्यूट्स को, है ना, तो वो करेगा जो हेड होगा, मिलिट्री जो हेड होगा, मतलब राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल के अंदर बताया है ये 143 आर्टिकल के अंदर बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Where the following statement is not correct with the reference to the election of the president। इलेक्शन की बात हो रही है पहली बात तो, और इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट का वो कौन से आर्टिकल में है, पहले ये बात कर लेते हैं, 54 आर्टिकल में है। और लिखा ये गया है कि कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट, तो लिखा है इलेक्टेड बाय MLAs एंड MPs, बिल्कुल जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कौन से इलेक्टेड है, तो ये तो सही स्टेटमेंट है जी, ये तो सही है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, अरे ये तो बिल्कुल क्वालिफिकेशन आ गई इसकी, है ना, अंडर आर्टिकल 58 में बताया गया है कि 5 साल के लिए भैया बैठेगा, सॉरी 56 में बताया गया है कि 5 साल का टेन्योर इसका प्रेसिडेंट का होगा। ठीक है ना, द इलेक्शन टेक्स प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे कि ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स इन कनेक्शन विद प्रेसिडेंट्स इलेक्शन कैन बी इक्वायर्ड इनटू द डिसाइडेड बाय बोथ द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, नहीं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को इसका चार्ज दिया जाता है ना। अगर कोई डिस्प्यूट हो गए हैं रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो सुप्रीम कोर्ट चार्ज लेती है उसका, और जो सुप्रीम कोर्ट का उस टाइम पे जो फाइनल डिसीजन होगा ना, वही उसका फाइनल होगा, ध्यान रखना, वही डिसीजन मान्य होगा। हाई कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं होता यार, हाई कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं होता। ठीक है, कोई रोल नहीं होता इसमें हाई कोर्ट का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर ऑफ पार्डन, पार्डनिंग पावर की बात हो गई, फांसी तक रुका देगा। कौन रुका देगा जी? हार्श पनिशमेंट को सॉफ्ट पनिशमेंट कर देगा जी। कौन कर सकता है? सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है, ठीक है। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब भैया इसका यह है कि शपथ कौन दिला पा रहा है प्रेसिडेंट को? शपथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को? तो आप बोलेंगे सर प्रेसिडेंट को शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 60, सीजेआई ऑफ इंडिया ही शपथ दिलाएगा प्रेसिडेंट को, ध्यान रखना। अगर मैं पूछ लूं वाइस प्रेसिडेंट कौन दिलाएगा, तो आप बोलेंगे सर इसे प्रेसिडेंट दिलाएगा, ठीक है ना, इसे प्रेसिडेंट दिलाएगा। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछ लूं कि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा, तो आप बोलोगे सर ये देगा वाइस प्रेसिडेंट को। तो दोनों फर्क है देखो कि ओ तो इसको दिलाता है सीजेआई, बट रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है? ये वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है ना भाई, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को तो पद संभालना है ना फिर, जब तक दूसरा राष्ट्रपति चुन ना लिया जाए, इसलिए, ठीक है। ठीक है भाई। एंड जो मैंने आपको बोला शुरुआत में कि यहाँ पे सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं फिर से ले आया भाई देखो इसको, तो क्योंकि पता होना चाहिए कि यूएसए से हमने क्या क्या लिया है वगैरह वगैरह, हर चीज है ना, हर चीज पता होनी चाहिए देखो यहाँ से, ठीक है। तो आपको देखो हर चीज पता होनी चाहिए। पोस्ट हमने जो वाइस प्रेसिडेंट की है ना वो यूएसए से ली है, हमने जो पिछली क्लास में फंडामेंटल राइट पढ़ा ना वो यूएसए से लिया है। अभी मैंने आपको बताया था इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट 61 आर्टिकल, ये हमने देखो यूएसए से लिया है। मतलब यूएसए से लिया है मतलब यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल जो है यूएसए से लिया है, बट जो प्रियम्बल की लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से ली है, ध्यान रखना। देखो ये लिखा नीचे, ये लिखा, देखो ये लिखा, लैंग्वेज हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक है। दूसरी बात कनाडा से हमने क्या क्या लिया है ना, कनाडा से हमने डिवीजन ऑफ पावर्स लिए हैं एंड फेडरल फीचर्स लिए हैं। रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप एंड कैबिनेट सिस्टम, मतलब वो पार्लियामेंट सिस्टम, वो पूरा पूरा हमने ब्रिटेन से लिया है, ध्यान रखना। आपके डीपीएसपी जो है आयरलैंड से लिए हैं, प्लस प्लस आपका जो मेथड ऑफ इलेक्शन है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ whom, तो आप बोलोगे सर प्रेसिडेंट की बात कर रहे हो, हम जानते हैं, अभी आपने हमें बता दिया है सर, है ना। आर्टिकल 55 आपने बताया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, पर ये मेथड सिंगल ट्रांसफर मेथड हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, आयरलैंड से लिया है। साउथ अफ्रीका से तो आपको पता है प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट लिया है ना, प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट्स लिए हैं 368 आर्टिकल 368, है ना। फ्रांस से हमने देखो 3 वर्ड्स आपको पता है जो हमने प्रेम्बल में जोड़े थे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से मैंने बता दिया कंकरेंट लिस्ट एंड लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल। जर्मनी से हमने इमरजेंसी प्रोविजंस लिए हैं जो आपको मैंने बताया आज, 352, 356 एंड 360। और ये तीनों के तीनों कौन? तो पहली है नेशनल इमरजेंसी, 3 बार लगी है, 2 बार युद्ध के टाइम और 1 बार इंटरनल डिस्टर्बेंस 1975 वाली बात कर रहा हूं मैं। 356 स्टेट इमरजेंसी जिसको आप प्रेसिडेंशियल रूल कह सकते हो, एंड 360 इस फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल आप कह सकते हो। और तीनों की तीनों में से कोई भी आपातकाल लगाने की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है, सिर्फ प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली है ना, अंडर आर्टिकल 51A, ये ध्यान रखना, जब डीपीएसपी पढ़ेंगे उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके क्लास, सो ये हमारा टेलीग्राम चैनल होने वाला है क्रैक विद चिराग, तो पीडीएफ्स के लिए, है ना, और बाकी कोई भी क्वेरी के लिए आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, है ना। यहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगा, पूरी क्लास का पीडीएफ, ठीक है। और इस क्रैक विद चिराग के भैया चैनल को भी यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, है ना, उसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ओके देन, मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास के अंदर, अगले सेशन में बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के साथ, ठीक है। आप कमेंट में बता भी सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको अगला चाहिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप लर्निंग।